हेलो, नमस्कार साथियों। मैं राजा बीरबल आपका एक बार फिर से बीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था विद्युत और हम चल रहे थे ट्रांसफार्मर की ओर। यहाँ थोड़ा छोटा सा पढ़ लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखो ध्यान रखना। जो भी हमारे घरों में या फिर घरों के बाहर, घरों में तो नहीं कह सकते, घरों के यानी छोटी से मान लो कि 100 या 50 घरों के ऊपर एक आप गांव में या शहर में देखा होगा कि एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब ट्रांसफार्मर के पास शक्ति होती है कि वो वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब हाई वोल्टेज की यदि आपके बिजली आ रही है और घरों में हाई वोल्टेज की बिजली उपयुक्त नहीं होती है। आपको पता होगा कि घरों में जो बिजली युक्त प्रयुक्त होती है आपके, वो कितने वोल्टेज की होती है, तो 220 वोल्टेज की। कितने वोल्टेज की यूज होती है, 220 वोल्टेज की। लेकिन कई बार शादी या फिर कोई फंक्शन होता है, उसमें 220 वोल्टेज से भी अधिक वोल्टेज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आप कोई युक्ति प्रयोग करते हो। उसी प्रकार हमारे जो शहरों में यूज होती है या फिर गाँव में क्या लगा होता है, एक ट्रांसफार्मर। यानी जैसे ही हमारे घरों में बिजली आती है उससे पहले बीच में क्या लगा होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो क्या करता है, इस वोल्टेज को हाई और क्या करता है, लो आता है। यदि लो वोल्टेज है तो उसको हाई कर देगा, और हाई वोल्टेज होगा तो उसको क्या कर सकता है, लो कर सकता है। तो ये लिखा हुआ है कि ऐसी वोल्टेज को कम या क्या कर सकता है, ज्यादा। तो ये ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर किस वोल्टेज को, ऐसी वोल्टेज को क्या कर सकता है, या तो बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। और इस ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडली होती है, 2 कुंडली होती है। तो 2 चीजें याद रखनी है ट्रांसफार्मर के बारे में। एक पहली कि ये ऐसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। दूसरा, इसमें कितनी कुंडलियां होती हैं, 2 कुंडलियां होती है। और हमारे घरों में ध्यान रखना कितनी वोल्टेज की धारा आती है, तो 220 वोल्टेज। और इसी कहते हैं आपके आरएमएस, यानी जिसे कहते हैं वीआरएमएस वैल्यू। और इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज। भारत में पूछ ले कि जो आवृत्ति, कितनी आवृत्ति की बिजली आती है, तो 50 हर्ट्ज की बिजली आपूर्ति होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जनरेटर के बारे में। तो देखो पिछली क्लास में भी हमने जनरेटर के बारे में पढ़ा था। तो जनरेटर के बारे में कि पहला ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जनरेटर आपके कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, जनरेटर। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिया था, फेराडे ने। किसने दिया था, फेराडे ने। क्योंकि जब शादी हो रही थी, फेरे लिए जा रहे थे, तो उस समय लाइट कट गई। तो लाइट कटते किसकी आवश्यकता हुई थी, जनरेटर। तो ये ध्यान रखना किसकी आवश्यकता हुई थी, जनरेटर की। तो ये ध्यान रखना कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये किसने दिया था, फेराडे ने। अब देखो जनरेटर 2 प्रकार के होता है, एक तो होता है एसी जनरेटर और दूसरा होता है डीसी जनरेटर। आपने पढ़ा होगा कि एसी धारा भी 2 प्रकार की पढ़ी थी आपने, एसी धारा और डीसी धारा। तो उसी प्रकार जनरेटर भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। अब देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज याद रखनी है कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या अलग होता है। देखो एसी जनरेटर में यदि आर्मेचर या कुंडली कहें तो वो किसका बना होता है, नरम लोहे का। किसकी बनी होती है, नरम लोहे की। उसी प्रकार डीसी जनरेटर में भी आपके आर्मेचर क्या हो या फिर कुंडली। आपके ऑप्शन में या क्वेश्चन में आर्मेचर भी आ सकता है कि डीसी जनरेटर क्या आर्मेचर या कुंडली किसकी बनी होती है, तो वो भी किसकी बनी होती है, नरम लोहे की। इसका मतलब चाहे एसी जनरेटर आए चाहे डीसी जनरेटर आए, दोनों का आर्मेचर या कुंडली किसकी बनी होती है, तो नरम लोहे की। तो ये दो चीज याद रखना, जो दोनों में क्या है, कॉमन है, कि एसी या डीसी दोनों जनरेटर की कुंडली या आर्मेचर किसका बना होता है, तो नरम लोहे का। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें ये क्या लगी होती है, चुंबक। एसी जनरेटर में भी चुंबक होती है और डीसी जनरेटर में भी क्या होती है, चुंबक होती है। तो दोनों पॉइंट कॉमन है। एक तो इसमें नरम लोहे की कुंडली बनी होती है, इसमें भी नरम लोहे की कुंडली। इसमें भी चुंबक होती है और इसमें भी क्या होती है, चुंबक होती है। इसमें भी क्या होता है, ये कार्बन ब्रश होता है और इसमें भी क्या होता है, कार्बन ब्रश। तो कौन सी चीज है जो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर को अलग करती है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एसी में तो पाया जाता है सर्पी वलय, और डीसी जनरेटर में क्या पाया जाता है, जिसे कम्यूटेटर या जिसे कहते हैं
दिक् परिवर्तक। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर एक दूसरे से अलग क्यों है, क्योंकि एसी जनरेटर में तो क्या पाया जाता है, सर्पी वलय, और डीसी जनरेटर में क्या पाया जाता है, आपके कम्यूटेटर या जिसे कहते हैं दिक् परिवर्तक। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच, कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या क्या कॉमन है, कि दोनों की कुंडली या आर्मेचर नरम लोहे का बना होता है, दोनों में एक चुंबक होती है, दोनों में कार्बन ब्रश होता है, लेकिन इसमें सर्पी वलय होती है और इसमें दिक् परिवर्तक होता है। एसी जनरेटर में तो सर्पी वलय और डीसी में होती है दिक् परिवर्तक या फिर डीसी या कम्यूटेटर जिसे आप कहते हो। तो ये है आपका एसी और डीसी। अब देखो जनरेटर चाहे एसी हो या फिर डीसी, लिखा हुआ है नोट बना के कि जनरेटर क्या हो, चाहे तो एसी हो या डीसी जनरेटर हो, कुंडली में हमेशा कौन सी धारा बहती है भाई, एसी धारा। तो ये चीज ध्यान रखना, जनरेटर चाहे आपका एसी हो या डीसी जनरेटर हो, क्वेश्चन पूछ ले कि डीसी जनरेटर की कुंडली में कौन सी धारा उत्पन्न होती है, तो आपका उत्तर होगा एसी धारा। चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो, दोनों की कुंडली में कौन सी धारा उत्पन्न होती है, तो एसी धारा। ये ध्यान रखना आपको। फिर हम पढ़ते हैं परिनालिका या जिसे कहते हैं सोलेनोइड। अब देखो परिनालिका क्या होती है, एक बेलनाकार होता है जिसके ऊपर तांबे की क्या लगे होते हैं, तार लगे होते हैं। हम बना लेते हैं डायग्राम, बेलनाकार 3D डायग्राम तो इधर है नहीं हमारे पास, फिर भी देखो बना लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बन जाए हमारे से। ये बना लेते हैं हम इसका, बेलनाकार बना ली, इसके ऊपर लपेटे होते हैं तांबे के तार। इसी प्रकार तांबे के तार को लगा देते हैं हम ये तांबे के तार लटा दिए इसके ऊपर भी। इसको हटा दो भाई। अब देखो इसके ऊपर तार कैसे लटके होते हैं, ये बेलनाकार है आपके सोलेनोइड, यानी एक बेलनाकार, इसके ऊपर इस प्रकार तार ये उसके ऊपर लगे होते हैं तार। ये क्या लगे होते हैं, इसके ऊपर तांबे के तार लगे होते हैं। तो एक बेलनाकार छड़ जिसके ऊपर क्या लपेटे हुए तार, इसे कहते हैं फेरों की संख्या। क्या कहते हैं भाई, फेरों की संख्या। फेरों की संख्या के कितने फेरे आपके दिए, एक बेलनाकार के ऊपर, जैसे ये बेलनाकार है उसके ऊपर मैंने तारों के कितने फेरे लगाए, वो होती है फेरों की संख्या। तो ये ध्यान रखना कि जितने फेरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, उतने ही उसमें क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो पहला पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि फेरों की संख्या बढ़ाने पर, फेरों की लिख देते हैं, फेरों की संख्या बढ़ाने पर, फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। पहला पॉइंट आपको याद हो जाएगा। फिर देखो दूसरी चीज, यदि आप इसमें क्या प्रवाहित करते हो, धारा, इसमें यदि आप प्रवाहित धारा करते हो तो दो आपके इसमें भी बनते, एक तो नॉर्थ पोल बनता है और दूसरा क्या बनता है, साउथ पोल। तो जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, एक धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें क्या बन जाएगा, एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या बन जाएगा, साउथ पोल। तो यदि इसमें धारा का मान बढ़ाते हो, धारा का मान बढ़ाते हो, तो धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। यदि तीसरा पॉइंट, यदि आप इसके बीच कोई लौह पदार्थ रख देते हो, इसमें क्या रख देते हो, बीच में लौह पदार्थ रखते हो, इसके बीच में, इसके अंदर या बीच में
लो पदार्थ रखते हो, लो पदार्थ रखते हो तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। और चौथा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि परिनलिका के भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, समान होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र से नॉर्थ पोल यानी ध्रुव से अंदर की ओर, यानी मान लो ये है इसका सेंटर पॉइंट, ये है मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु है, मध्य या फिर केंद्र। तो चुंबक की तरह ये नहीं होगा कि चुंबक से आप ध्रुव से केंद्र की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि ध्रुव से केंद्र की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, तो ये ध्यान रखना कि परिनालिका के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान समान रहेगा। तीव्रता का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो दोनों चीज ध्यान रखना कि प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहता है, समान रहता है भीतर भी। तो ये चीजें हमें थी कि परिनालिका क्या होती है, एक बेलनाकार रोड के ऊपर आप जो विद्युत रोधी होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हो, तांबे के तार लपेट दो और इसके ऊपर यदि आप धारा प्रवाहित करते हो तो इसमें भी N और चुंबक की तरह N और S बनता है। तो देखो ये लिखा हुआ है, परिनालिका, किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबक क्षेत्र क्या होता है, समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। फिर लिखा हुआ कि परिनालिका के भीतर नरम लोहे को रखकर विद्युत चुंबक का बनाया जा सकता है। और विद्युत चुंबक क्या होता है, अस्थायी होता है। जैसे ही आप इसमें धारा बंद करोगे तो चुंबक के गुण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि परिनालिका में वापस बता देते हैं, यदि आप विद्युत धारा बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, यदि आप, पहला पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हटा सकते हो, वैसे हमने लिखा देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आप तीव्रता भी कह सकते हो और चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हो। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा तो तीव्रता भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना। और पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि धारा का मान बढ़ने में चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, फेरों का मान, यानी जो इसमें फेरे दे रखे, पहले मान लो कि 5 फेरे थे, अब आपने फेरों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों पॉइंट बढ़ने वाला ध्यान रखना भाई, कि यदि आप फेरों की संख्या बढ़ा रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। दूसरा, यदि आप धारा बढ़ा रहे हो तो भी उसका क्षेत्र बढ़ेगा। यदि कोई लो चुंबकीय पदार्थ इसमें रखते हो तो भी विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। और प्रत्येक बिंदु पर परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, एक समान होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर हम पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखो सबसे पहला आता है जूल का तापन नियम। कौन सा नियम आता है, जूल का तापन नियम। तो देखो इसका सूत्र होता है भाई H बराबर I स्क्वायर RT। हम लिख देते हैं आगे वाले पेज पर, जूल का तापन देखो H बराबर I स्क्वायर RT। ये होता है भाई आपके जूल का तापन नियम। H होता है आपके ऊष्मा यानी हीट, I होती है आपके धारा, R होता है प्रतिरोध, R क्या होता है, प्रतिरोध, और T होता है समय। T क्या होता है, समय। और समय हमेशा ध्यान रखना किस में लेना, आपको सेकंड में। समय किस में लेना है, सेकंड में लेना है। तो तीन चीजें ध्यान रखना, ऊष्मा, I धारा, R प्रतिरोध, और T क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब देखो आपने V बराबर क्या पढ़ा, IR, तो इससे सूत्र बनाते हैं हम अलग अलग। आपने ओम का नियम पढ़ा था, ओम के नियम में क्या लिखा हुआ था कि V बराबर क्या होता है, IR। यहाँ लिख देता हूं मैं साइड में, V बराबर IR। अब जिसकी आवश्यकता होती है वहां लिख दो। आपको I की आवश्यकता होती है, I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। तो यहाँ लिख दो सबसे पहले
H बराबर लिख देते हैं हम, H बराबर, अब देखो आई स्क्वायर आर का आपने पढ़ा होगा, P बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर। सबसे पहले तो हम वही लिखते हैं कि देखो H बराबर ये लिख देते हैं, साथ में लिखा हुआ है तो देखो आई स्क्वायर आर लिखा हुआ है, आई का मान कुछ भी लिख दो, यहाँ लिख दो आई बराबर V बटे आर। तो इससे अच्छा रहेगा उससे करो आप सीधा। P बराबर हमने क्या पढ़ा था भाई, आई स्क्वायर आर। P बराबर क्या पढ़ा था आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर इस आर के स्थान पर क्या लिख दो P, तो एक सूत्र बन गया H बराबर P इंटू टी, यानी शक्ति इंटू समय। दूसरा हमने क्या पढ़ा था P बराबर VI, तो P बराबर लिख दो VI, H बराबर हो जाएगा VIT। फिर हमने पढ़ा था P बराबर V स्क्वायर बटे R, तो ये भी लिख दो P बराबर V स्क्वायर बटे R, तो H बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R इंटू टी। तो ये चीज ध्यान रखना H बराबर में कि H बराबर शक्ति इंटू समय भी होता है, H बराबर VIT भी होता है, H बराबर V स्क्वायर R अपॉन टी भी होता है, और H बराबर आई स्क्वायर अपॉन आर टी भी होता है। कई बार आपको पूछा जा सकता है कि इसमें खपत उष्मा ज्ञात करो, तो उसमें आपको धारा, प्रतिरोध और क्या देगा, समय भी देगा कि इतने समय के लिए उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताओ उसमें कितनी उष्मा उत्पन्न होगी। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले लिखा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H का मान होता है उष्मा, आई धारा, R प्रतिरोध और T क्या होता है समय। T स्मॉल लिखना, हमने क्या लिखा था बड़ा इस्ट, हाँ तो यहाँ T क्या लिखना है स्मॉल, क्योंकि समय में T आएगा छोटा, यहाँ भी T स्मॉल हो जाएगा, तो T क्या हो जाएगा भाई स्मॉल। तो ये ध्यान रखना आपको, समय किस में लेना भाई सेकंड में। अब देखो जूल का तापमान क्या था, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, या फिर H बराबर क्या होता है V स्क्वायर अपॉन टी। ये कहाँ से लिखा था हमने, शक्ति से। शक्ति का मात्रा आप सबको पता होगा। अब देखो शक्ति में भी दो शक्ति है भाई, दो बार बता रखा है, एक तो होता है लेंस की शक्ति और दूसरी होती है विद्युत शक्ति। लेंस की शक्ति का मात्रक पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा डायोप्टर, लेंस की शक्ति का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। और आपको विद्युत शक्ति का मात्रक पूछ लें तो हो जाएगा वॉट, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा वॉट। और एक होता है वोल्ट, वॉट और वोल्ट दोनों क्या अलग अलग है। वोल्ट किसका हो जाएगा विभवांतर का, किसका हो जाएगा विभवांतर का। तो ये चीजें ध्यान रखना भाई। वोल्ट तो आपको बताए रखा कि विद्युत विभव, विभवांतर, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल चारों का मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है। तो ये भी आपको चीजें साथ में ध्यान रखनी है। फिर आगे देखो ये लिखता है कि शक्ति अधिक होगी तो समय क्या होगा कम। आगे देखो भाई, विद्युत मोटर का सिद्धांत किसने दिया था, तो फैराडे ने। विद्युत मोटर का सिद्धांत किसने दिया था, फैराडे ने। फिर आगे लिखा है मानव शरीर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन रेलवे ने पूछा गया था कि मानव के शरीर के वे दो पार्ट जहां पर क्षीण मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो दो चीज होता है, एक तो आपका मस्तिष्क और दूसरा होता है फेफड़ा। तो इंपॉर्टेंट लगा कि याद रखना, एक तो आपका हृदय, सॉरी फेफड़ा नहीं हृदय, और क्या हो जाएगा दूसरा मस्तिष्क, फेफड़ा नहीं सॉरी हृदय और मस्तिष्क, दो चीज ध्यान रखना। एक तो आपका हृदय में और दूसरा क्या होता है आपके मस्तिष्क में। एक हृदय और दूसरा मस्तिष्क, दोनों में क्या उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मानव शरीर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो दो स्थान है, एक तो आपका हृदय। अब देखो हृदय कितने कोष्ठीय होता है मानव का, 4 कोष्ठीय, और आपके आलिंद और क्या होता है नीले। तो ये ध्यान रखना कितना कोष्ठीय होता है मानव शरीर का हृदय, 4 कोष्ठीय, और जिसमें से एक बार में रक्त कितने बार हृदय से गुजरता है, तो 2 बार। इसका मतलब इसमें दो कैसा परिसंचन तंत्र होता है, दोहरा परिसंचन तंत्र। तो ये ध्यान रखना आपको, हृदय और दूसरा हो जाएगा मस्तिष्क। फिर देखो आगे लिखा हुआ है अन्य महत्वपूर्ण में किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में लगने वाला बल बराबर क्या होता है QE। F बराबर क्या होता है भाई QE। तो ये भी ध्यान रखना, आवेश इंटू क्षेत्र तीव्रता, सॉरी। तो ध्यान रखना किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने वाला बल क्या होता है F बराबर QE होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि देखो अब रंग कितने जो आपके तार देखे होंगे आपने, एक देखा होगा रेड कलर का, एक लाल कलर का और एक ब्लैक कलर का। 3 कलर होता है, लाल काला और हरा, लाल काला और
हरा। तो यदि आपको पूछ ले कि लाल रंग को किस में लगाया जाता है, लाइव तार यानी जिसे कहते हैं धारा या विद्युत में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइव तार या विद्युतमन्य तार में किस रंग का तार लगाया जाता है, तो लाल रंग का तार। जो आप घरों में लाल रंग का तार दे रखते हो वो क्या होता है, लाइव तार होता है। लाइव यानी जिसमें धारा प्रवाहित होती है, ये ध्यान रखना। दूसरा होता है आपके काला रंग का, जो होता है उदासीन। पूछ ले उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला, या फिर आपको इधर दे देगा लाल रंग, काला रंग और हरा रंग, इधर तीनों पॉइंट दे देंगे, नीचे उदासीन ऊपर लाइव, ऐसे इसको सुमेलित कीजिए तो भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर 3 नंबर दे रखा हरा, जो होता है भू संपर्क तार। तो तीनों ध्यान रखना, लाल होता आपका लाइव तार, और काला हो जाएगा उदासीन, और हरा हो जाएगा आपके भू संपर्क तार। तो तीनों तारों के बारे में आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है आपकी विद्युत चुंबक। अब देखो विद्युत, पहले हमने सिर्फ चुंबक के बारे में पढ़ा था कि चुंबक एक रॉड सेल अलग अलग प्रकार का पढ़ा था हमने, घोड़े के नाल की तरह एक चुंबक पढ़ी थी हमने ऐसे। तो ये ध्यान रखना चुंबक। अब देखो वो चुंबक थी स्थायी, चुंबक के बारे में हमने पढ़ा था, एक चुंबक होती है स्थायी चुंबक और दूसरी है तो आपके अस्थायी चुंबक। वो थे आपके, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था चुंबक के बारे में, ये है विद्युत चुंबक। क्या पढ़ा था, चुंबक, और चुंबक कितनी प्रकार की थी, 2, एक थी प्राकृतिक, कौन सी थी भी, प्राकृतिक, और दूसरी चुंबक कौन सी थी, कृत्रिम। तो चुंबक के प्रकार कितने थे, 2, एक थी प्राकृतिक चुंबक और दूसरी थी कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण थे आपके, एक तो पृथ्वी और दूसरा था मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जिसका सूत्र था Fe3O4, Fe3O4। तो ये ध्यान रखना, प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण थे पृथ्वी और मैग्नेटाइट और Fe3O4। अब कृत्रिम चुंबक के प्रकार हमने पढ़े थे 2, एक पढ़ा था स्थायी चुंबक और दूसरा पढ़ा था अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक ने हमने पढ़ा था विद्युत, एक तो विद्युत चुंबक, किसका उदाहरण पढ़ा था, विद्युत चुंबक का। इसमें हमने पढ़ा था कि एक स्थायी चुंबक किसकी बनी होती है, एल्निको मिश्र धातु की, एल्निको मिश्र धातु की, एल्निको मिश्र धातु की, या फिर दूसरी बनी होती है इस्पात की, इस्पात या फिर स्टील की। तो ये हमने पढ़ा था कि चुंबक कितने प्रकार की थी, 2, एक तो प्राकृतिक और दूसरी कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक में हमने 2 उदाहरण पढ़े थे, एक तो पढ़ा था पृथ्वी और दूसरा पढ़ा था हमने मैग्नेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe3O4। अब दूसरा पढ़ा था हमने कृत्रिम। कृत्रिम चुंबक भी कितने प्रकार के, 2, एक तो स्थायी और दूसरा अस्थायी। स्थायी का मतलब इसमें चुंबक का गुण हमेशा बनाए रहेगा, अस्थायी का मतलब जैसे आप कुछ चीजें हटाओगे, जैसे धारा हटाया तो चुंबक क्या हो जाएगी, गुण नष्ट हो जाए कुछ समय के लिए, जिसमें चुंबक के गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अस्थायी। अस्थायी के उदाहरण आपका हो जाएगा विद्युत चुंबक, और स्थायी के हो जाएंगे एल्निको मिश्र धातु या इस्पात। तो हम पढ़ते हैं, हम ये उदाहरण पढ़ा था विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक किसका उदाहरण है भाई, अस्थायी चुंबक का उदाहरण है, और अस्थायी चुंबक किस में आती है, तो कृत्रिम चुंबक में। तो ये पढ़ते हैं हम, देखो किसका लिखा है, विद्युत चुंबक। कैसा चुंबक है भाई, अस्थायी, अस्थायी चुंबक है, इसका मतलब कम समय के लिए इसके पास चुंबक के गुण मौजूद होते हैं। फिर देखो इसकी क्षमता बदली जा सकती है, क्षमता को यदि बदली जा सकती है, इनकी ध्रुवीयता को भी बदला जा सकता है, लेकिन चुंबक के ध्रुव, स्थायी चुंबक की ध्रुवीयता को बदला नहीं जा सकता। एन इधर है तो एन रख सकेगा, एन और एस फिक्स है, उनकी ध्रुवीयता को चेंज आप नहीं कर सकते। अब विद्युत में तो आपको धारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर भी चेंज कर सकते हो। यदि क्लॉकवाइज घूम रही है तो साउथ पोल बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, उसके धारा को चेंज करके भी इसको बढ़ाया जा सकता है। यदि धारा आप अधिक कह रहे हो तो विद्युत चुंबक अधिक होगा, और धारा का मान कम है तो चुंबकीय गुण उसमें क्या होगा, कम। तो इसीलिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। यदि धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय के गुण उसमें थोड़ा अधिक मात्रा में होंगे, और यदि कम होंगे तो उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। फिर लिखा है इनकी ध्रुवीयता को बदला जा सकता है। फिर लिखा हुआ है कि इनकी क्षमता इनके ध्रुवों के बीच वायु के अंदर के साथ क्या होती है, बदलती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि इसकी क्षमता इसके ध्रुवों के बीच वायु के अंतर के साथ क्या होती है, बदलती है। फिर देखो विद्युत चुंबक का सामर्थ्य, शक्ति या
प्रभावित करने वाले कारक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि विद्युत चुंबक को सामर्थ्य या इसकी शक्ति को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं। देखो कौन सा कारण है, सबसे पहले लिखा हुआ है कुंडली में फेरों की संख्या। कुंडली में फेरों की संख्या, यदि आपने कोई कुंडली ली है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है तो फेरों की संख्या अधिक है, और तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। दूसरा, धात्विक रोड की लंबाई। तीसरा, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, तो धारा पर भी निर्भर करती है, धात्विक रोड की लंबाई पर भी निर्भर करती है, और कुंडली में फेरों की संख्या पर भी। लंबाई अधिक होगी तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा कम उत्पन्न होगा, क्योंकि लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसके समानुपाती और इसके क्या होता है, समानुपाती, लेकिन लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना। फिर लिखा है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी शीशा संचयक सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो H2SO4। यह लिखा हुआ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी कहते हैं आप गंधक का तेजाब। क्या कहते हैं इसे भाई, गंधक का तेजाब, गंधक का तेजाब, इसे कहते हैं हम गंधक का तेजाब। तो ये ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं भाई, गंधक का तेजाब। ये होता है आपके अम्लों का राजा H2SO4। इसका ही प्रयोग किया जाता है रासायनिक बैटरियों में। कि कहाँ किया जाता है, रासायनिक बैटरियों में। रासायनिक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। रासायनिक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का। आगे क्या आता है, फ्यूज तार किस में लगाया जाता है भाई, लाइव तार में। फ्यूज तार को किस में लगाते हैं, लाइव तार में। और फ्यूज हमेशा ध्यान रखना किसका बना होता है, लेड और टिन का। और इसको किस में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ध्यान रखना। फिर आगे लिखा हुआ है, एक विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा प्रत्येक आधे चक्कर में एक बार बदलती है। वेरी मोस्ट पॉइंट है ये, वेरी मोस्ट पॉइंट। कि क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा प्रत्येक आधे चक्कर के बाद क्या होती है, बदलती है। जैसे आधा चक्कर हुआ उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। तो ये पॉइंट एक बार पूछा गया था रेलवे में कि विद्युत मोटर में कुंडली में धारा प्रत्येक चक्कर के बाद बदलती है, प्रत्येक आधे चक्कर के बाद। तो ध्यान रखना, प्रत्येक आधे चक्कर के बाद उसकी दिशा बदलती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, फ्लेमिंग की वाम हस्त नियम का उपयोग धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने में। तो बल की दिशा से कौन सा नियम हो जाएगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त या बायां। तो देखो ध्यान रखना, यदि आपको पूछ ले फ्लेमिंग बल की दिशा, क्या याद करना, बल की दिशा, तो ब से बल और ब से बायां। तो ध्यान रखना, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम किसको काम करता है, तो बल की दिशा। फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम से कौन सी ज्ञात करते हो, बल की दिशा ज्ञात करते हैं। फिर आता आपका, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, चालक की आकृति पर निर्भर करता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा। फिर लिखा हुआ आगे कि विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य केंद्र पर क्या होता है, अधिकतम होता है। अब ध्यान रखना, कौन सा केंद्र पर अधिकतम होता है, कि विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के लिए, यदि कोई वर्ताकार पास है तो उसके केंद्र में क्षेत्र क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी क्षेत्र का सामर्थ्य कहां पर अधिकतम होगा, केंद्र पर। फिर लिखा हुआ है कि समान प्रकृति के तार के कितने भी टुकड़े कर दिए जाए। जैसे मान लो एक लंबाई है, ये मैंने ये तार लिया, इस तार का प्रतिरोधकता, क्या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁸ दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10⁻⁸। 2 × 10⁻⁸ दे रखी है। और इस तार को मैं कितने भागों में बांट दूं, 4 भागों में बांट दूं, तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। तो ध्यान रखना, इसकी प्रतिरोधकता भी सेम होगी, क्योंकि प्रतिरोधकता ध्यान रखना किस पर निर्भर करती है, एक तो पदार्थ की प्रकृति पर और दूसरी करती है उसके तापमान पर। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर और किस पर निर्भर करती है, ताप पर। अब किसी एन या रो प्रतिरोधकता वाले तार को चाहे 100 भागों में बराबर भागों में बांट दिया जाए, जैसे तांबा का तार है, तो इस तांबे के तार को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे जाओगे तो वो कहा तो जाएगा तांबे का तार ही। तो इसलिए उसकी प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समान रहता है, क्योंकि प्रतिरोधकता